So we are in the lecture number 5. हम लेक्चर नंबर 5 के इंट्रोडक्शंस में पहुंच गए हैं, यानी कि लेक्चर 5 का इंट्रोडक्शंस। मैं उम्मीद करता हूं इंट्रोडक्शंस में आपको बहुत सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। इनफैक्ट मुझे लगता है कि जीएसटी पकड़ में ही आ गया होगा कि जीएसटी ये होने वाला है। मैं आपको ये संपूर्ण भरोसा दे सकता हूं, जो अभी आप कर रहे हो इंट्रोडक्शन में उसी का डेवलप फॉर्म पढ़ोगे, कुछ नया कुछ नहीं पढ़ोगे, ठीक। उसी का डेवलप फॉर्म पढ़ोगे, थोड़ा ज्यादा पढ़ोगे। पर अब कोई भी चीज पढ़ने जाओगे तो ये नहीं रहेगा मैं कोई टर्मिनोलॉजी को यूज करूंगा पढ़ते वक्त, तो आप बस एक ही काम करते रहना। आप समझ लेना कि आपको जीएसटी का एक फास्ट रिवीजन करना है 10 मिनट में। तो जो मैंने दिया है ना, बस उसको रिवीजन कर लो। जो मैंने क्लास में लिखा है उसको रिवीजन कर लो बस। और ये शुरू का रिवीजन अगर हो गया तो आपको जीएसटी कभी प्रॉब्लम दे ही नहीं सकता। मैंने हमेशा इस बात को कहा है कि यू कैन स्कोर ए वेरी वेरी गुड मार्क्स इन जीएसटी, बट अपना स्ट्रेंथ बनाओ। दोनों चीजों को बनाना चाहिए। डायरेक्ट टैक्स को भी आपको स्ट्रेंथ बनाना चाहिए और वही मेन स्ट्रेंथ बनाना चाहिए। वहां पे नंबर जी खोल के आता है, जीएसटी में भी जी खोल के नंबर आता है। ये आप पे डिपेंड करता है। इनफैक्ट मेरा तो सेशन यही रहेगा। गुड इवनिंग शिवम, गुड इवनिंग शिवम। पांडे जी गुड इवनिंग। श्रीवास्तव तुम लोग दिन में गायब थे। बंधु उधर में संधु आई है, चलो ठीक है। तो लेक्चर नंबर 1 में मैंने आपको सारे सेक्शंस लिखाए थे कि सेक्शन 1 में नेम एक्सटेंट एप्लीकेबिलिटी है, सेक्शन 2 में चार्जेबिलिटी है, 3, 4, 5, 6 में आपका एडमिनिस्ट्रेशन है, सेक्शन 7 में सप्लाई है, सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लॉज एसटीडी बिल आ रही है, बी प्लस ए करण अर्जुन दोनों होने चाहिए। 7(1) बी इंपोर्ट ऑफ सर्विस ओनली एक होने से चलेगा, क्योंकि मैं बी हूं तो सी दे दो मुझे। कंसिडरेशन होना चाहिए 7(1) सी डीम सप्लाई शेड्यूल नंबर 1 आरबीआई पीए। सी तो मैं हूं, मुझे बी दे दो। आर फॉर रिलेटिव और डिस्टिंक्ट पर्सन, बी फॉर परमानेंट डिस्पोजल ऑफ बिजनेस एसेट इफ आईटीसी वाज टेकन अर्लियर, आई फॉर इंपोर्ट ऑफ सर्विस फ्रॉम रिलेटिव एंड डिस्टिंक्ट पर्सन, प्रिंसिपल टू एजेंट, एजेंट टू प्रिंसिपल, ये सब सप्लाई माना जाएगा। दैट इज अ डीम सप्लाई, क्योंकि कंसिडरेशन नहीं 7(1) में क्लासिफिकेशन है, जहां पे क्लॉज नंबर पारा नंबर 1, 2, 3, 4 में गुड्स है, 5 में आपका सर्विसेज है, 6 में रेस्टोरेंट और वर्क कॉन्ट्रैक्ट है, 7 में एओपी और बीआई जो सर्विस देता है वो है। सेक्शन 8 में कंपोजिट एंड मिक्स सप्लाई है, जहां पे 2 और मोर टेक्सटाइल सप्लाई इन कंजंक्शन कंटिन्यूएशन व्हिच आर नेचुरली बंडल। अगर वो नेचुरली बंडल है तो हम उसे क्या कहेंगे? कंपोजिट सप्लाई, जिसमें प्रिंसिपल सप्लाई को देखेंगे। 2 और मोर सप्लाई इन कंजंक्शन कंटिन्यूएशन व्हिच आर नॉट नेचुरली बंडल, किसको देखेंगे? हम तब हाईएस्ट रेट को देखेंगे। सेक्शन 9 सबसेक्शन 1 में फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म है, सप्लायर इज लायबल टू पे जीएसटी। सेक्शन 9 सबसेक्शन 2 में 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट अभी नहीं है। 9 सबसेक्शन 3 9 सबसेक्शन 4 में आरसीएम है। 9(5) में स्पेसिफिक सर्विस है, जिसमें आपको हाउस एकोमोडेशंस की बात की गई, मेक माई ट्रिप की बात की। ई कॉमर्स ऑपरेटर है बेसिकली, एकोमोडेशन की, ट्रांसपोर्टेशन, एच मतलब हाउसकीपिंग, वो अर्बन लैडर ई कॉमर्स है, वो प्लम्बर उम्बर की सर्विस तुरंत अवेलेबल हो जाती है। एकोमोडेशन मेक माई ट्रिप में आ जाता है और ट्रांसपोर्टेशन ओला उबर आ जाता है। साथ में उन्होंने डाल दिया है किसको? जोमेटो और स्विगी को भी डाल दिया है। एक तरीके का रेस्टोरेंट सर्विस नहीं है, पर दैट ई कॉमर्स हो गया वो। फिर आगे बढ़े सेक्शन 10 में हमने कहा सेक्शन 10 कंपोजिशन स्कीम। अगर करंट ईयर में आपको कंपोजिशन स्कीम को ऑप्ट करना है तो लास्ट ईयर में आपका क्या होना चाहिए? एग्रीगेट टर्नओवर कितना होना चाहिए? एग्रीगेट टर्नओवर लेस देन इक्वल टू 1 CR, और इन केस ऑफ मूसा भाई मेक माई ट्रिप टू नागालैंड में लेस देन इक्वल टू 75 लाख होना चाहिए। अगर आपने कंडीशन फुलफिल करी करंट ईयर में आप ले सकते हो। सेक्शन 10 1, 2, 3, 4, 5 पर ये सप्लायर ऑफ गुड्स किसके लिए? मैन्युफैक्चर के लिए, ट्रेडर के लिए एंड रेस्टोरेंट सर्विस के लिए। सर्विस में खाली रेस्टोरेंट आता है, ट्रेडर भी गुड्स की सप्लाई कर सकता है, पर उसके लिए एक लिमिट बांध दी कि 5 लाख और 10% एग्रीगेट टर्नओवर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, ये देख लो, उससे ज्यादा सर्विस नहीं दे सकते हो। अगर आपने कंडीशन को फुलफिल कर दिया तो आपका टैक्स रेट कितना हो जाएगा? मैन्युफैक्चर के लिए 1% और टोटल टर्नओवर, ट्रेडर के लिए 1%, टैक्सेबल टर्नओवर, रेस्टोरेंट के लिए 5% और टैक्सेबल टर्नओवर। वहीं पे एक्सक्लूसिवली सर्विस प्रोवाइडर के लिए लाया गया प्रिजम्पटिव स्कीम सेक्शन 10(2)A में। अगर आपका पिछले साल एग्रीगेट टर्नओवर 50 लाख और लेस देन 50 लाख है तो आप इस साल इस स्कीम को ऑप्ट कर सकते हो और आपको जीएसटी देना पड़ेगा 6%। इस दोनों ही स्कीम का एक नियम है कि आप इंटरस्टेट सप्लाई नहीं करोगे, इंटरस्टेट सप्लाई करने से स्कीम विड्रॉ हो जाएगी। सेक्शन 11 में एग्जम्पशन है, 12 और 13 में टाइम ऑफ सप्लाई है। सेक्शन 15 में ट्रांजैक्शन वैल्यू है। ट्रांजैक्शन वैल्यू मींस प्राइस एक्चुअली पेड और पेबल फॉर द सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस ऑफ बोथ बिटवीन द अनरिलेटेड पार्टी एंड प्राइस इज द सोल कंसीडरेशन। अगर कंडीशन फेल हो गई तो वैल्यूएशन रूल से हम वैल्यू निकालेंगे।
प्लस सेक्शन 15 सबसेक्शन 2 में कहा गया कुछ एडजस्टमेंट करने 15 सबसेक्शन 2 क्लॉज ए क्लॉज बी क्लॉज सी क्लॉज डी क्लॉज ई। ए में कहा गया एनी टाइप ऑफ टैक्सेस ड्यूटीज अगर सेपरेटली चार्ज है, तो बी में कहा गया एनी पेमेंट मेड बाय द सप्लायर रिसिपिएंट ऑन बिहाफ ऑफ सप्लायर, सी में कहा गया इंसिडेंटल एक्सपेंसेस, डी में कहा गया फीस एंड इंटरेस्ट, और ई में सब्सिडी, और वो सब्सिडी गवर्नमेंट से आएगी तो पार्ट नहीं होगी, अदर देन गवर्नमेंट से आएगी तो उसको हम ऐड करेंगे। सेक्शन 17 18 में आईटीसी की बात की गई है, ठीक है। सेक्शन 20 से 30 हम डिस्कस करेंगे। और सेक्शन 31 में इनवॉइस की बात की गई। 32 कहता है रजिस्टर्ड पर्सन कैन ओनली कलेक्ट द जीएसटी। 33 कहता है वंस यू पे द जीएसटी अप टू इंडिकेट अमाउंट ऑफ जीएसटी इन एवरी डॉक्यूमेंट। सेक्शन 34 कहता है डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट। सेक्शन 35 36 में आपको बताया गया है कि भैया बुक्स अकाउंट कैसे मेंटेन करना, जीएसटी ऑडिट कब होगी। 38 में जीएसटी 1 है, 38 में 37 में जीएसटी 1 है, 38 में जीएसटी 2 और 39 में जीएसटी 3 भी है। 40 में पहला रिटर्न है, 41 42 43 मैचिंग ऑफ आईटीसी है। सेक्शन 44 में एनुअल रिटर्न है, जीएसटी 9 9 है, 9 भी 9 से जीएसटी। सेक्शन 45 में जीएसटी 11 है, फाइनल रिटर्न। सेक्शन 46 में चिरकुट को नोटिस है, 47 में फाइन है, दैट इज फीस एंड फाइन है। 48 में गुड्स एंड सर्विस टैक्स प्रैक्टिशनर है। 49 में आपका पेमेंट है, 50 में आपका इंटरेस्ट है, और 51 में टीडीएस है, 52 में टीसीएस है। ठीक है, चलिए सेक्शन 20 to 30 रजिस्ट्रेशन की बात करेगा, ठीक है ना। ध्यान से सुनना। सेक्शन 22 कहता है लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन। क्या कह रहा है? लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन। कब आप लाइबल होंगे, मतलब आप कहते हैं मैं जीएसटी में कब लाइबल हूंगा, जैसे इनकम टैक्स में रिटर्न फाइल कब करूंगा, जब मेरे बेसिक एग्जेम्पशन से ज्यादा होगी। उसी तरीके से यहां पे भी तो लाइबिलिटी की बात करेगा ना। एटीओ एग्रीगेट टर्नओवर, एग्रीगेट टर्नओवर की बात की गई। मोर देन 10 लाख, मोर देन 20 लाख है, एंड मोर देन 30 लाख, मोर देन 40 लाख। ये गुड्स प्लस सर्विसेज दोनों के लिए, ये भी गुड्स और सर्विसेज दोनों के लिए। ये एक्सक्लूसिवली अगर आप इंगेज हो, एक्सक्लूसिवली इंगेज इन सप्लाई ऑफ गुड्स हो, तब ये कंडीशन आपको मिल सकती है, ठीक है। लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन 10 लाख के ऊपर किसके लिए, किसके लिए भाई? मेक माई ट्रिप टू नागालैंड, मिजोरम मणिपुर त्रिपुरा नागालैंड, मिजोरम मणिपुर, मिजोरम मणिपुर त्रिपुरा नागालैंड। आपको तो पहला वर्ड याद रखना था ना, एम फॉर मेक माई ट्रिप टू नागालैंड। वहां पे क्या था? मूसा भाई मेक माई ट्रिप टू नागालैंड, मूसा भाई बोला हाँ सर। यहां क्या आएगा?
दूसरा 20 लाख के ऊपर। मेरे पीटी के टीचर कौन है, उससे किसी ने पूछा आपके पीटी के टीचर कौन है, मैंने कहा मेरे पीटी के टीचर मूसा भाई है। मेरे पीटी के टीचर कौन है, मेरे पीटी के टीचर मूसा भाई है। मूसा भाई मेरे पीटी के टीचर हैं। मूसा भाई मेरे पीटी के टीचर, हाँ। एम फॉर मेघालय, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल, पी फॉर पुडुचेरी, टी फॉर तेलंगाना। क्लियर हो गया, ये हो गया। और ये बाकी हो गया रेस्ट ऑफ इंडिया। या तो यानी कि अगर आप मेक माई ट्रिप टू नागालैंड स्टेट में हो, हम इसे स्पेसिफाइड स्टेट कहते हैं, ये सब स्पेसिफाइड स्टेट है। अगर आप मेक माई ट्रिप टू नागालैंड में हो, मेक माई ट्रिप टू नागालैंड में हो और आप गुड्स की सप्लाई करो या सर्विस की सप्लाई करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, 10 लाख के ऊपर होते आपको रजिस्ट्रेशन करा लेना पड़ेगा। फिर ये कह रहा है अगर आप मूसा भाई पीटी के टीचर अगर यहां पे हो, अब तुमको देखो याद करा दिया ना, जो सबसे टेक्निकल चीज है वो मैंने तुमको याद करा दिया, रटना नहीं, याद हो गया। कंपोजिशन स्कीम में मेक माई मूसा भाई मेक माई ट्रिप टू नागालैंड, वो 8 स्टेट है जहां पे टर्नओवर 75 लाख और 75 लाख से कम होना चाहिए। रजिस्ट्रेशन वेरी इंपॉर्टेंट, दोनों ही टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है और दोनों में एग्रीगेट टर्नओवर का कॉन्सेप्ट है। तो मूसा भाई के बाद हम जब आए 10 लाख के ऊपर कैसे याद हो गया मेक माई ट्रिप टू नागालैंड। और फिर सेकंड में मोर देन 20 लाख, मोर देन 20 लाख हुआ तो मूसा भाई पीटी के टीचर। आप यहाँ पे कुछ नहीं, गुड्स करो सर्विस करो दोनों के लिए, पर इनको छोड़ के, इन स्टेट को छोड़ के बाकी रेस्ट ऑफ इंडिया, अब रेस्ट ऑफ इंडिया में तुम देख लो चारों मेट्रोपॉलिटन आ गया, दिल्ली आ गया, दिल्ली भी आ गया, मुंबई भी आ गया, कोलकाता आ गया, चेन्नई आ गया, राजस्थान आ गया, तुम्हारा कर्नाटका आ गया, महाराष्ट्र आ गया, ये सारी के सारे स्टेट जो हैं रेस्ट ऑफ इंडिया में, इनको छोड़ के वहां पे इन्होंने बोला कि अगर 40 लाख के ऊपर है तब आप रजिस्ट्रेशन कराइएगा। तब आपके दिमाग में कीड़ा आया, इंसेक्ट आ गया, सर अगर मैं मान लीजिए दिल्ली में हूं और मैं सर्विस की सप्लाई कर रहा हूं तब बेटा बाय डिफॉल्ट 20 लाख हो गया। ये क्योंकि यहां पे तो गुड्स की बात कर रहे हैं ना, अगर इसी जगह रेस्ट ऑफ इंडिया में तुम सर्विस करोगे, अगर यहां पे मान लो सर्विस कर रहे हो, सर्विस सप्लाई कर रहे हो यहीं पे रेस्ट ऑफ इंडिया में, तो आपका 20 लाख बाय डिफॉल्ट 20 लाख में फंस जाओगे आप। अब आगे समझ में बात, छोटे स्टेट छोटा टर्नओवर लिमिट इसलिए बनाई गई है नारायण, समझ गए। अगर मान लो राजस्थान, एमपी, एमपी मध्य प्रदेश में आप हो, ये मध्य प्रदेश तो यहाँ है नहीं, स्पेसिफिक स्टेट में तो यही है खाली, इनको छोड़ के रेस्ट ऑफ इंडिया में एक्सक्लूसिव सप्लाई ऑफ गुड्स करोगे तो आपको 40 के ऊपर। पर अगर इन्हीं पे मान लो राजस्थान जो आउट ऑफ रेस्ट ऑफ इंडिया में फॉल कर रहा है, फॉर एग्जांपल क्या क्या हो गया, दिल्ली आ गया, यहाँ पे पूरा महाराष्ट्र आ गया, पूरा कर्नाटक आ गया, राजस्थान आ गया, तमिलनाडु आ गया ना, वेस्ट बंगाल भी आ गया, उड़ीसा आ गया और पंजाब आ गया, एक्सेट्रा। अब तो समझ गए, अगर आप इस इन्हीं स्टेट में, अगर आप इन स्टेट में सर्विस सप्लाई कर रहे हो तो आपका बाय डिफॉल्ट आप कहां फंस गए, 20 लाख में। यहां पे 40 लाख का बेनिफिट केवल गुड्स वालों के लिए। हाँ लिख लो, केरला भी आ गया, पूरा इंडिया ही लिख लो ना नालायको, बिहार भी आ गया, यूपी भी आ गया, और लिख लो इंडिया, पूरा इंडिया लिख लो। रेस्ट ऑफ इंडिया लिख दिया तो इनको सारे स्टेट चाहिए, आप इनको ज्योग्राफी भी पढ़ाओ बैठ के। जम्मू एंड कश्मीर का अलग गेम है बेटा, जम्मू एंड कश्मीर, अब उसमें से लद्दाख हो गया यूनियन टेरिटरी, जम्मू एंड कश्मीर हो गया
स्टेट इलेक्शन हो जाएंगे अब थोड़े दिन बाद। पूछना है किसी को कुछ? एनीबडी वांट्स टू आस्क एनीथिंग? पर जीने नहीं देंगे ये लोग, जीने तो देते नहीं है ना, ये गंदे लोग हैं, जीने नहीं देंगे। और यहां पे भी इसमें भी इन्होंने क्या क्या एक्सेप्शन डाल दिया। मतलब क्या बोला कि अगर आप गुड्स की सप्लाई कर रहे हैं, इंगेज इन सप्लाई ऑफ गुड्स है, बोला ना, यहाँ तो गुड्स और सर्विस दोनों है, यहाँ पे गुड्स और सर्विस दोनों है। यहाँ पे इन्होंने क्या किया, बोला गुड्स की सप्लाई करो, सर्विस में तो खत्म ही हो गया, गेम ही खत्म हो गया। पर अब ये बोल रहा है, बोला मैं तो गुड्स की सप्लाई कर रहा हूँ। तब तुमसे पूछा क्या चीज की सप्लाई करो, चलो नाम बताओ, चलो नाम बताओ, एक्सेप्शन, बोला नाम बताओ। पीटा बी, हो गया खत्म। अगर आप इंगेज इन पीटा बी हो, पीटा बी हो गया पान मसाला, आइसक्रीम, टोबैको, एरेटेड वाटर, एंड ब्रिक्स वाला जो नया पॉइंट ऐड हुआ वो, इस केस में आपकी लिमिट हो जाएगी मोर देन, इस केस में आपकी लिमिट कितनी हो जाएगी, मोर देन 20। कई भैंस पानी में, मैंने आप रेस्ट ऑफ इंडिया नहीं हो, रेस्ट ऑफ इंडिया नहीं हो, फिर भी इन प्रोडक्ट के लिए आपकी बिल्ड लिमिट क्या हो जाएगी, 20 लाख। गई भैंस पानी में। दादा अगर सेल या सर्विसेज हम यूपी से मेक माई ट्रिप टू नागालैंड में देते हैं तो सेम रहेगा, तो इंटर स्टेट हो गया ना अंकित, वो तो इंटर स्टेट हो गया। इंटर स्टेट की नहीं, अभी थोड़ा 2 मिनट और वेट कर लो, पहले बोलो ये क्लियर हुआ, ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट किसके ऊपर है, टर्नओवर के ऊपर। पूरा कॉन्सेप्ट किसके ऊपर है, टर्नओवर के ऊपर। ये पूरा कॉन्सेप्ट किसके ऊपर है, टर्नओवर के ऊपर। अगर आप मेक माई ट्रिप टू नागालैंड में हो 20 लाख के ऊपर हो तो रजिस्ट्रेशन कराना है। अगर आप मूसा भाई पीटी के टीचर में हो तो 20 के ऊपर कराना है, 10 और 20, चाहे गुड्स हो या सर्विस हो। पर अगर आप एक्सक्लूसिवली इंगेज इन सप्लाई ऑफ गुड्स हो रेस्ट ऑफ इंडिया में तो मोर देन 40 लाख एक्सेप्शन है। पीटा भी अगर इनमें इंगेज हो फिर तो 20 लाख में ही फंस गए, गई भैंस पानी में। अभी भी किसी को डाउट हो तो लो बेटा लिख लो, अच्छा से लिख लो। अंकित इस बार का इंट्रोडक्शन कैसा है? ये एकदम, अगर अंकित ने थोड़ा बहुत एग्जाम नहीं दी किसी कारण से, तो अंकित ने थोड़ा जीएसटी पढ़ा है, तो अंकित ये बहुत अच्छे से समझ रहा होगा, या आधा सिलेबस तो इंट्रोडक्शन में खत्म करा दी है। अब तुम हंसोगे, पर हाँ सेक्शन 50 तक तो ऐसा ही होने वाला है। ये सब इस पे अब क्या, अब जब मैं पढ़ाऊंगा तो फुल टू प्रैक्टिकल में चले जाऊंगा, मैं अंडरलाइन करूंगा, तुमको याद आएगा नहीं सर ये तो पढ़ा हुआ है। चैप्टर जिस दिन स्टार्ट हो उस दिन इंट्रोडक्शन देख लो।
आई बात समझ में? हो गया? अब तो दिमाग में सेट हो गया। अब जब भी मैं जीएसटी स्टार्ट करूंगा 6 लेक्चर के बाद जब भी मैं जीएसटी को स्टार्ट करूंगा, एक बात तो बहुत मायने रखती है, एक बात तो दिमाग में आपको सेट कर लेनी होती है। ओ भाई साहब, लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन दिमाग में सेट हो गया। जैसे ही मेरा टर्नओवर 10, 10, मोर देन 10, मोर देन 20 और मोर देन 40 हो, मुझे रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। बाकी ये सब चीजें स्टेट टू स्टेट तो तुम लोग को याद ही करा दिया मैंने, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। नहीं बेटा, जब आप इंट्रोडक्शन ऑफ डीटी करते हो तो वहां आप हेड्स ऑफ इनकम के बारे में बताते हो, ये इनकम, ये इनकम, ये इनकम, इनकम, उसके भीतर बहुत सारी चीजें होती है। जब मैं जीएसटी पढ़ा रहा हूं तो उसके सारे भीतर की चीजें ही पढ़ा रहा हूं। मैंने क्या कहा, आपको एक समय यह रियलाइज होगा कि आधा सिलेबस मैंने फर्स्ट 6 लेक्चर में सल्टा दिया था, सारा मेन कॉन्सेप्ट मैंने दे दिया। अब तो हम लोग खाली रिवीजन करने बैठे, उसके और इसके इंट्रोडक्शन में बहुत फर्क हो जाता है। अब आप एग्जाम में क्वेश्चन देख लो, आएगा तो क्या आएगा, लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन, छाप के आ जाओ, खत्म हो गया। चलिए, अब कई क्वेश्चन के जवाब देना मुझे जरूरी है। अब इस क्वेश्चन का जवाब इसलिए देना मुझे जरूरी है, इसमें कुछ चीजें आएंगी, इको को कब करना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन, ये करना पड़ेगा, वो सब बात की बातें। अब यहां से निकल के आएगा जो मुझे बताना पड़ेगा आपको, नहीं तो आपका ज्ञान अधूरा हो जाएगा। अरे यार, सेक्शन 23 नॉट लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन, आपको रजिस्ट्रेशन कराने की कोई जरूरत ही नहीं है। आप घर में आराम से आराम फरमा रहे हैं, आप आराम फरमाइए और सोते हुए रहिए, क्योंकि जीएसटी के संग प्रॉब्लम है। अगर गलती मैं आपके मैं मतलब अगर आप आराम फरमाइए, आपको जीएसटी से लेना देना नहीं है, क्योंकि जीएसटी के संग प्रॉब्लम क्या पता है बेटा, जीएसटी के संग सबसे बड़ी प्रॉब्लम एक ही है, पता है क्या, एक बार अगर आप जीएसटी में रजिस्टर हो गए, 1 रुपया का भी सप्लाई करोगे तो जीएसटी देना पड़ेगा। इससे लोग दूर भागते हैं। सर्विस टैक्स जब था ना, उस समय क्या था पता है, लिमिट थी, पर लिमिट थी, रजिस्ट्रेशन की भी लिमिट थी, और उस लिमिट के ऊपर जाने से आपका मान लो 10 लाख की लिमिट थी, आप रजिस्ट्रेशन करा लिए। उसमें यह भी था कि अब रजिस्ट्रेशन के बाद भी आप अगर 10 के ऊपर ही सप्लाई करोगे तभी सर्विस टैक्स लगेगा। जैसे इनकम टैक्स में 2.5 लाख रुपए तक आप इनकम हो, एसएससी हो, 2.5 लाख तक आपको टैक्स नहीं देना है। यहां तो जैसे ही आपने रजिस्ट्रेशन कराया वैसे आप फंस गए, आबल मुझे मारे, नॉट लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन। मेन ये 3 है, उसके बाद तो कहानी है। एक किसान, एक किसान जो आलू प्याज टमाटर ग्रो कर रहा है, ग्रो कर रहा है, तो ग्रो करेगा बेचेगा, ग्रो करेगा बेचेगा, तो उसका ही तो टर्नओवर तो होगा, उसके लिए जीएसटी एक्ट नहीं है। एग्रीकल्चरिस्ट टू द एक्सटेंट ऑफ सप्लाई, टू द एक्सटेंट ऑफ सप्लाई ऑफ प्रोड्यूस आउट ऑफ कल्टीवेशन ऑफ लैंड। तो आप टोमेटो पोटैटो ग्रो करोगे, ग्रो करो, टोमेटो पोटैटो ग्रो करके आप मार्केट में बेचो,
अगेन आउट ऑफ प्रोड्यूस, प्रोड्यूस का मतलब क्या होता है, वही फसल, प्रोड्यूस को बेचे। पर भाई साहब हमारे सुरजीत भाई टोमेटो ग्रो करके राहुल गांधी के जो टोमेटो से सोना बना रहे हैं, अरे टोमेटो से टोमेटो केचप बना रहे हैं, टोमेटो से और कुछ बना रहे हैं, तो भैया वो तो फिर अलग कहानी हो गई ना। आप टोमेटो बेचो, पोटेटो बेचो, आप किसान हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर अगर आपने पोटेटो से पोटेटो चिप्स बना के बेचना चालू किया, फिर तो धंधा हो गया, रजिस्ट्रेशन कराओ। बोलो ओके सर। हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट देखना, पर्सन, मान लो फॉर एग्जाम्पल नारायण, पर्सन एक्सक्लूसिवली, एक्सक्लूसिव का मतलब केवल यही, व्हेन आई यूज द वर्ड एक्सक्लूसिवली मतलब केवल यही, केवल यही, पर्सन एक्सक्लूसिवली इंगेज्ड इन, पर्सन एक्सक्लूसिवली इंगेज्ड इन exempted सप्लाई, ठीक, exempted सप्लाई एंड नॉन टैक्सेबल सप्लाई। अगर आप एग्जेम्प्ट सप्लाई करते हो या नॉन टैक्सेबल सप्लाई, अब आप बोलोगे नॉन टैक्सेबल क्या हुआ सर, अभी बता देता हूं, अल्कोहलिक लीकर या 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट में आप इंगेज हो तो नॉन टैक्सेबल हो गई ना, और एग्जेम्प्टेड तो अंडर सेक्शन 11 में दी गई है। उसके हिसाब से जो एग्जाम सप्लाई में आप केवल एग्जाम सप्लाई करते हो, या फिर पेट्रोलियम प्रोडक्ट, 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट, अल्कोहलिक लीकर की सप्लाई करते हो केवल, और कुछ नहीं करते हो, आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन की कोई क्या करूंगा मैंने, अल्कोहलिक लीकर वाले को जीएसटी देना नहीं है, 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट वालों को जीएसटी देना है, वो क्यों रजिस्ट्रेशन करवाएगा जीएसटी में, और जो सप्लाई एग्जाम है जिसमें जीएसटी मुझे देना ही नहीं है, क्यों मैं कराऊंगा। एकदम कॉमन सेंस से लगा के देखो। तीसरा, पर्सन, जैसे मैं एसएससी मैं सप्लाई कर रहा हूं, पर्सन मेकिंग ओनली रिवर्स चार्ज सप्लाई। अब तुम इसको ठीक से समझोगे तो बहुत मजा आएगा। देखो, पहला वर्ड इन्होंने यूज किया ओनली, रिवर्स चार्ज का मतलब क्या हो गया, मैं पहले बात तो रिवर्स चार्ज करते हैं, रिवर्स चार्ज का मतलब मैं सप्लायर, अब है अपना कौन है, रिसिपेंट है, मैं सप्लायर, अब रिसिपेंट है, 9 सबसेक्शन 3 के हिसाब से जीएसटी कौन देगा, अब देगा। तो मैक्सिमम लोग क्या होता है ऐसी सप्लाई करते हैं, कुछ उसमें आरसीएम होती है, कुछ एफसीएम होती है। मैं एफसीएम भी मैं ऐसा सप्लाई कर रहा हूं जिसपे मैं दूंगा, कुछ ऐसी सप्लाई कर रहा हूं जिसपे रिसिपेंट देगा, तब प्रोविजन नहीं है क्योंकि मैं तो दोनों कर रहा हूं। ये कह रहा है कि अगर मैं केवल वो सप्लाई कर रहा हूं जो आरसीएम में है, यानी कि मुझे तो जीएसटी देना ही नहीं है, जैसे काला कोट, एडवोकेट, एडवोकेट जब सप्लाई देता है ना इन जनरली, तो वो आरसीएम मॉडल की सप्लाई है, एडवोकेट कभी जीएसटी नहीं देता, रिसिपेंट ही जीएसटी देता है। तो एडवोकेट जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करा के क्या कर लेगा, क्या कर लेगा मेरे दोस्त, क्या कर लेगा, सोचने वाली बात है। एडवोकेट के ऊपर पूरा वही है, जैसे डायरेक्टर ऑफ ए कंपनी, नॉट एन एम्प्लॉई, जो डायरेक्टर जब सर्विस देता है ना कंपनी को, तो कंपनी इज लाइबल, क्योंकि आरसीएम मॉडल है, डायरेक्टर कभी लाइबल ही नहीं होता है। तो डायरेक्टर बोला मैं जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करा के क्या करूंगा। रोड साइड में देखा करो, कई लोग तुम्हारी गाड़ियों को रोक लेते हैं और गाड़ी लेके चले जाते हैं चाबी लेके, वो रिकवरी एजेंट है बैंक के। तो रिकवरी एजेंट किसको सप्लाई दे रहा है, बैंक को। तो उस केस में सेक्शन 9 कहता है कि बैंक जीएसटी देगी, तो रिकवरी एजेंट तो कभी जीएसटी देगा नहीं, क्योंकि आरसीएम सप्लाई कर रहा है वो रजिस्ट्रेशन करा के क्या करेगा। अगर मैं दोनों कर रहा हूं तब तो ठीक है, मैं तो दोनों, इससे तो उन्होंने कहा ओनली, केवल मैं वो सप्लाई कर रहा हूं जो आरसीएम में ही आती है, तो मैं रजिस्ट्रेशन से फ्री हो गया, मुक्त हो गया, मेरी आत्मा मुक्त हो गई, धन्य हो गई। और बोलो, पांडा सेकंड कह रहा है कि अगर पांडा अल्कोहलिक लीकर की सप्लाई कर रहा है केवल, या 5 पेट्रोलियम की कर रहा है, तो अल्कोहलिक लीकर और 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट तो नॉन टैक्सेबल है, इनका तो जीएसटी से दूर दूर तक नाता नहीं, तो रजिस्ट्रेशन क्यों कराएगा। या वो मैं सप्लाई कर रहा हूं जो एग्जेम्प्ट है, जीएसटी तो देना ही नहीं है, केवल वर्ड को यहां से पकड़ो,
यहां से पकड़ो एक्सक्लूसिवली, यानी कि जो मैं सप्लाई कर रहा हूं एक्सक्लूसिव यही कर रहा हूं और कुछ नहीं कर रहा हूं। यहाँ पे एग्जाम या रिलेटेड, यहाँ पे भी इन्होंने बोला ना एक्सक्लूसिवली रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, याद हो गया होगा। अब तुम देखो सेक्शन 23 तो भूलोगे क्या? एग्रीकल्चरिस्ट टू द एक्सटेंट ऑफ सप्लाई, टू द एक्सटेंट ऑफ सप्लाई ऑफ प्रोड्यूस, क्या सप्लाई करे? केवल प्रोड्यूस। टोमेटो ग्रो करा, टोमेटो बेचा, पोटेटो ग्रो करा, पोटेटो बेच रहा, राइस ग्रो करा, सॉरी पैडी ग्रो करके बेच रहा है, तो दीज आर द एक्सक्लूसिवली, वो एग्रीकल्चरिस्ट है और वो अपने प्रोड्यूस को बेच रहा है, उसको जीएसटी से कोई लेना देना नहीं है। मैं पाइप पेट्रोलियम अल्कोहलिक लिकर एग्जाम सप्लाई ही करता हूं और कुछ नहीं करता हूं तो मुझे भी मतलब नहीं है। मैं वो सप्लाई करता हूं जिसमें मुझे जीएसटी कभी देना ही नहीं है, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म आरसीएम देगा तो मैं रजिस्टर होकर क्या करूंगा? याद हो गया ना? आई होप तुम्हें मजा आ रहा होगा। कहां से कहां पहुंच गए तुम लोग हैं? तुम लोग जिनका जीएसटी हो गया ना उनसे लड़ सकते हो, सप्लाई में जाके लड़ लेना। कई लोग बोलो हमारा जीएसटी हो गया, हमारा डीटी हो गया, डीटी तो तुम्हारे सामने कोई कुछ पानी भरेगा, तुम जाके ना खाली सप्लाई ही पूछ, सप्लाई में फंसा देना उन लोग को, फंस जाएंगे। रजिस्ट्रेशन तो बहुत दूर की बात है, ये जो फंडा लिखा ना इस फंडे को ही बोल देना वो घूम जाएगा। अरे ये सब क्या है, याद ही नहीं है, पहला याद मुझे तो याद नहीं, रिवीजन करना पड़ेगा। तो बोले भाई साहब रिवीजन क्या, मैं तो डेली करता हूँ। बोला तुमको टाइम कब मिलता है? वो तो क्लास में डेली सर ही करा देते हैं, जरूरत ही नहीं पड़ती है। देखिए सॉरी, করতে হবে করতে হবে করতে হবে করতে হবে করতে হবে করতে হবে করতে হবে, मतलब लोगो मोड़ो कोड़ो, मतलब करना पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है, कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन करना ही पड़ेगा तुमको। अच्छा করতেই হবে, হ্যাঁ কোনো চান্স নেই রে দাদা, করতে হবে। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह, देख लेते हैं बना तो लें, कितना आएगा तो याद ही नहीं है ना। अच्छा हाँ, अच्छा अच्छा, सबसे पहला जो, सर आपने बोला था ना स्टडी मैथ देखने, तो सॉल्व करने को मैंने किया तो कोई प्रॉब्लम नहीं आई, जितना सॉल्व किया वेरी गुड बंधु। देखो पहला, कई लोग पूछते हैं सर यूपी से मैं सप्लाई करूंगा दिल्ली में, मेरा टर्नओवर 1 लाख रुपया है तो मुझे तो रजिस्ट्रेशन करना नहीं पड़ेगा। मैंने कहा क्यों? बोला आपने बोला ना 10 लाख के ऊपर, 20 लाख के ऊपर, 40 लाख के ऊपर, मेरा तो 1 लाख का ही है। सुन, अगर आप इंटर स्टेट सप्लाई कर रहे हो, कौन सी सप्लाई? इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स, नॉट सर्विस, गुड्स कर रहे हो तो आपको कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। खेला खत्म, खत्म हो गया। अगर मैं यूपी से सामान बेचा हूं 20,000 का ही, मेरा टर्नओवर 1 लाख ही है और मैं 20,000 का ही सामान बेचा यूपी से दिल्ली, इंटर स्टेट हो गया, मुझे रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी कराना पड़ेगा, कराना पड़ेगा। तो लड़का पूछेगा
कि सर आपने लिखा है इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स, मैंने कहा लिखा है? अच्छा, क्यों गुड्स लिखा है? जीएसटी तो सर्विस पे भी आता है ना। अगर मैं इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ सर्विस कर रहा हूं, इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ सर्विसेज में हूं, अच्छा हाँ, मैं इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ सर्विस कर रहा हूं, तब क्या होगा? तब रूल कहता है मोर देन 20 लाख एटीओ होगा, तब आपको रजिस्ट्रेशन कराना है। तो सर्विस में छूट हो गई। वेरी गुड पंडा, कहीं कोई तकलीफ हो रही बेटा? तकलीफ हो तो बताओ। दोनों में समझ गए? अगर मैं इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स कर रहा हूं तो मेरा कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन है, पर इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ सर्विस कर रहा हूं तब वो बोला नहीं, तब तो एटीओ देखेंगे। 20 लाख के ऊपर बच गया, सर्विस वाला बच गया ना। ये बाद में पहले नहीं था, ये बाद में अमेंडेड हुआ था। पहले गुड्स और सर्विस दोनों होता था, 2020 में फिर इन्होंने नहीं, सर्विस वालों के लिए नहीं, क्योंकि आजकल सर्विस वाले तो कहीं से भी दे देते हैं। तो इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स कर, अगर इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स करोगे, यूपी से दिल्ली करोगे कंपल्सरी, पर यूपी से दिल्ली अगर सर्विस सप्लाई कर रहे हो तो आपको तब का आप कब रजिस्ट्रेशन कराओगे? जब 20 लाख के ऊपर होगा। इस इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स में एक एक्सेप्शन दिया हुआ, एक एक्सेप्शन। बोला एक्सेप्शन क्या हुआ सर? मतलब 20, आपको तो कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन ना। बोला हाँ। एक्सेप्शन क्या? अगर एक सीटीपी, सीटीपी का मतलब कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, लिख देता हूं नहीं तो तुम लोग तो लड़ाई कर लोगे मेरे से। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, सीटीपी, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, इसको मैं कहता हूं बरसाती मेढक। कौन है ये सीटीपी? इसका शॉर्ट वर्जन हमेशा लिखते हैं अपने सीटीपी। ये कौन है? बरसाती मेढक। बोला ओके। इंगेज्ड इन सप्लाई ऑफ हैंडीक्राफ्ट गुड्स, तो इस केस में भी मोर देन 20 होगा तभी रजिस्ट्रेशन कराना। देख लो, समझ लो, पूछ लो, सबसे ज्यादा यहीं से क्वेश्चन बनने के चांस रहते हैं, इसलिए कोई भी डाउट हो तो एकदम क्लियर कर लो, कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए। एकदम सिंपल अपने दिमाग में सेट करके रखो। इन जनरल हम टर्नओवर को देखते हैं 10 लाख, 20 लाख और 40 लाख के ऊपर, ठीक है ना। पर कुछ ऐसी चीजें हैं, घटनाएं हैं, इवन 1 रुपया भी इररिस्पेक्टिव ऑफ टर्नओवर। कंपल्सरी का मतलब क्या हो गया? कंपल्सरी का मतलब क्या हुआ? कंपल्सरी का मतलब ये हो गया इररिस्पेक्टिव ऑफ टर्नओवर, इररिस्पेक्टिव ऑफ एटीओ। यहाँ टर्नओवर नहीं देखते, पर इसमें ठीक है ना। तो इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स में और इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ सर्विस में, दोनों में क्या है? गुड्स की सप्लाई अगर करोगे इंटरस्टेट, कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन, और उसमें एक एक्सेप्शन डाल दिया, क्या? कैजुअल टैक्सेबल पर्सन अगर हैंडीक्राफ्ट गुड्स की सप्लाई करता है, जो हाथ से बनते हैं, उनके लिए बोला कि 20 लाख रुपए तक तुम सप्लाई करोगे तो मैं तुमको माफ कर दूंगा, नहीं करूंगा। और सर्विस ऑफ इंटरस्टेट सप्लाई सर्विस में तो पहले ही बोल दिया, क्योंकि वर्ड ही यूज किया था गुड्स, तो मन में आया ना सर्विस के लिए कितना, वहां तो लिख ही दिया 20 लाख के ऊपर। ये तो गुड्स है ना, हैंडीक्राफ्ट तो गुड्स है, गुड्स के लिए क्या है? कंपल्सरी, पर हैंडीक्राफ्ट एक्सेप्शन है 20 लाख के ऊपर, और सर्विसेज तो ऑलरेडी है ही। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन नहीं समझा? चलो मैं समझाता हूँ, सुनना, फिर मत कहना दादा ने समझा नहीं था। सुनना, मैं अपना, अब पांडा, अभी पांडा उड़ीसा का है, ठीक, अभी पांडा उड़ीसा का है। तो उड़ीसा जीएसटी में अभी ने अपने आप को रजिस्टर करा लिया है, और पूरी में इसने अपनी हेड ऑफिस भी खोल के रखी, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस इसकी कहा? पूरी, सब जानते हैं, पूरी उड़ीसा में। पांडा ने उड़ीसा जीएसटी में, यानी कि अपने वहां पे अपने आप को रजिस्ट्रेशन करवा लिया है, और वहां पे उसका प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस पूरी मंदिर के ठीक सामने। अचानक इसे पता चला कि यूपी में कुंभ का मेला है। क्या है? कुंभ का मेला।
बिछड़े हुए भाइयों के मिलने की जगह। कुंभ के मेले में स्टॉल लगेगा, 40 दिन का मेला है, स्टॉल लगेगा। तो अभी का मन हुआ कि चलो यार मैं कुंभ के मेले में स्टॉल लगाता हूँ, 40 दिन का धंधा बहुत जोर होगा, लाखों लाखों लोग आएंगे, तो और लोग आएंगे। अगर पिछले साल 50 आए तो इस बार 1 करोड़ आएंगे, आएंगे तो सही। व्यवस्था ऐसी हो गई अब तो हर आदमी फ्री होकर घूम रहा है इधर उधर अपने धार्मिक स्थलों में। तो ये पहुंचा यूपी कुंभ समिति के पास और बोला कि मुझे यहाँ पे एक स्टॉल खोलना है। तो ये यूपी गवर्नमेंट ने पूछा कि भाई तुम स्टॉल तो खोलोगे, बिजनेस करोगे, क्या यूपी में तुम्हारा कोई प्लेस ऑफ बिजनेस है क्या? बोला नहीं सर, मेरा यूपी से कोई नाता रिश्ता नहीं है। अच्छा, यूपी में तुम रजिस्टर्ड नहीं हो? बोला नहीं सर, मैं तो उड़ीसा का आदमी, उड़ीसा में रजिस्टर्ड। उस केस में यूपी में तुम बन गए बरसाती मेढक। 10, 12, 15, 20 दिन धंधा करोगे फिर चले जाओगे। इससे उसका नाम पड़ गया कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। क्या नाम पड़ गया? कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। तब यूपी गवर्नमेंट तुमको बोलेगी कि भैया तुमको तभी धंधा खोलने देंगे जब तुम यूपी में रजिस्टर करोगे। तो तुमने बोला सर मैं यूपी में रजिस्टर करके क्या करूंगा, मैं तो कुछ नहीं। तभी तो हम तुम्हें बोले बरसाती मेढक कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, तुम रजिस्ट्रेशन कराओ, उसके बाद ही आगे का धंधा होगा। और रजिस्ट्रेशन का इसमें टाइम लिमिट होता है, इतने दिन के लिए रजिस्ट्रेशन है, 40 दिन, 50 दिन, 60 दिन का। उसके बाद रजिस्ट्रेशन बाय डिफॉल्ट अपने आप कैंसिल हो जाता है। आप समझ में आया कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। तो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन अगर हैंडीकैप गुड्स की सप्लाई कर रहा है इंटरेस्टेड, तो 20 लाख रुपया के ऊपर रजिस्ट्रेशन कराना है, तब उसको कंपल्सरी में फॉल नहीं करेगा। और सर्विस के केस में तो कंपल्सरी आता नहीं है। आप समझ में? कैजुअल टैक्सेबल पर्सन बरसाती, यूपी के लिए तो बरसाती मेंढक हो गया ना तुम। कुंभ हुआ तो आ गए नहाने, फिर चला गए। इसे कहते हैं सीटीपी। अब एक और आएगा एनआरटीपी, नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन। सेम उसी तरीके से एक नॉन रेसिडेंट है, इंडिया में कुछ नहीं उसका, ना फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस है ना फिक्स प्लेस ऑफ रेसिडेंस है। इंडिया में आया, बोला मुझे एक परफॉर्मेंस देना है, परफॉर्मेंस देना है तो भैया दो ना, रुपया तो लेके जाओगे ना। बोला हाँ। registration, I don't have any registration because I am from America. Why I am going to get registered with the GST department? No, विदेशी मेढक, तू आया है पैसा लेगा, कमा के भाग जाएगा। चल पहले अपने आप को रजिस्टर करा, अपने आप को पहले रजिस्टर करा। ये हो गया एनआरटीपी। समझ गए? तो सीटीपी मतलब बरसाती मेढक, एनआरटीपी मतलब विदेशी मेढक। दोनों का रजिस्ट्रेशन कराना ही पड़ेगा। आइए, इंटरेस्टेड सप्लाई हो गई, ठीक है सर। तो दूसरा बाय डिफॉल्ट तुम्हें याद ही हो गया होगा, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन मतलब उड़ीसा में रजिस्टर है पर यूपी में उसको खोलना है, यूपी में जाके उसको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन, ये बाहर का बंदा है। नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन, एनआरटीपी। आ गया? इनके लिए लिखा है मस्ट बी रजिस्टर्ड 5 days प्रायर टू कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। 5 दिन पहले अपने आप को रजिस्ट्रेशन करा लेना, कमेंसमेंट के 5 दिन, कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। इसके लिए पूरा कहानी हम पढ़ेंगे रेफर सेक्शन 26 में। फिर आता है कौन? ऑनलाइन इंफॉर्मेशन, OIDRA, इंफॉर्मेशन, ऑनलाइन इंफॉर्मेशन एंड डेटाबेस एक्सेस।
database access, online information and database access or retrieval. Online information and database access or retrieval services. ऐसे तुम लोग आज के इतना नहीं बोलोगे, आज के तो तुम लोग यही बोलोगे OIDAR, ऑनलाइन इंफॉर्मेशन डेटाबेस एक्सेस रिट्राइवल. नेटफ्लिक्स तो कहां से, यूएसए से चल रही है. नेटफ्लिक्स तो यूएसए से चल रही है, डिज्नी हॉटस्टार यूएसए से चल रहा है, उनका सर्वर वैसा बाहर से है. पर यहाँ पे तो आप एक्सेस कर सक रहे हो ना. बोला हाँ, कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा तुमको. आजा मुन्ना आजा. फिर है इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर. ये हेड ऑफिस ब्रांच ऑफिस का गेम है. इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर हेड ऑफिस ब्रांच ऑफिस के केस में है ये. इसे हम कहते हैं ISD. ये GST नंबर तो होंगे गए बेटा तुमसे, ठीक है. ऑनलाइन इंफॉर्मेशन डेटा एक्सेस रिट्रीवल इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर. जैसे हेड ऑफिस है और ये ब्रांच ऑफिस है, ये भी ब्रांच ऑफिस है, ये भी ब्रांच ऑफिस, ठीक. इनपुट जो आता है हेड ऑफिस में आता है, जो परचेज होती है हेड ऑफिस के नाम पे होती है, ठीक है ना. जैसे घर पे एक जगह सामान आ गया तो इनपुट यहीं पे आता है. तो इनवॉइस किसके नाम पे है, HO के नाम पे. फिर ब्रांच ऑफिस ने बोला मुझे कुछ चाहिए, तो ब्रांच जैसे जैसे उसने बोला मुझे चाहिए, तो मैंने कहा लो ब्रांच ले लो. इस ब्रांच ने कहा मुझे भी कुछ चाहिए, उसने कहा ले लो. इस ब्रांच ने कहा मुझे भी चाहिए, ले लो. तो ये हो गया ब्रांच ऑफिस और ये हो गया आपका हेड ऑफिस. इस हेड ऑफिस को कहते हैं हम लोग इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर. इनपुट लाया, इनपुट सर्विस और अपने ब्रांच को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो हेड ऑफिस को रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा. अब बोलो, पहले ये बोलो याद हुआ. मैं रजिस्ट्रेशन इसलिए नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं रजिस्ट्रेशन इतने प्यार से इसलिए पढ़ा रहा हूं कि तुम आज के बाद तुम्हें पढ़ना ना पड़े. आज के बाद तुमको पढ़ना ना पड़े. पक्का. पहला इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन, उसका एक्सेप्शन क्या, हैंडीक्राफ्ट गुड्स, वो भी कैजुअल टैक्सेबल पर्सन. इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ सर्विस में ये नहीं है, उसमें तो 20 लाख के ऊपर है. दूसरा CTP कैजुअल टैक्सेबल पर्सन या NRTP नॉन रेसिडेंट कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन कराना है. OIDAR उनको भी कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन कराना है. इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर को तो ISD डिपेंड करता है बेटा, डिपेंड करेगा यार, और डिपेंड करेगा रजिस्ट्रेशन किस स्टेट में है, रजिस्ट्रेशन का रूल क्या है. देखो नेक्स्ट, पर्सन. ये तो तुमको, अब तुम लोग को ये सब नॉलेज होनी चाहिए. पर्सन सप्लाइंग गुड्स थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर. ई कॉमर्स ऑपरेटर, जो पर्सन सप्लाइंग गुड्स थ्रू इको, पर्सन जो सप्लाई करता है ना उसको ई कॉमर्स बोलते हैं, उसको ई कॉमर्स बोलते हैं. जो सप्लाई करता है, जो गुड सप्लाई करता है उसको ई कॉमर्स बोलते हैं. और जो प्लेटफॉर्म जिसको यूज करता है उसे ई कॉमर्स ऑपरेटर बोलते हैं. ई कॉमर्स ऑपरेटर. अमेजन में आपको गुड सप्लाई करना है, तो आपको मुझे गुड सप्लाई करना है अमेजन में, तो पहले मुझे रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी कराना पड़ेगा. यही बोल रहा था ना तू अभी,
यही था ना कि अगर मुझे अमेजन के थ्रू, फ्लिपकार्ट के थ्रू, मैंट्रा के थ्रू अपने गुड्स को सप्लाई करना है उनके थ्रू, उसके उसके प्लेटफॉर्म को मुझे यूज करना है, तो पहले मुझे कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। पांच दिन प्रायर करना पड़ेगा ना। हाँ, दूसरी जगह करना है तो यूपी में करना है तो यूपी में 5 दिन पहले, बिजनेस के 5 दिन पहले कैजुअल टैक्सेबल पर्सन का रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, उसका अलग रजिस्ट्रेशन प्रोसीड्यूर है। हो गया। पर्सन सप्लाइंग गुड्स टू इको, अगर अमेजन में गुड्स बेचना है, फ्लिपकार्ट में बेचना है, तो आपको पहले रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। पर्सन, एक बंदा है, विक्रम बियानी एक बंदा है। पर्सन अपॉइंटेड बाय, विक्रम बियानी एक बंदा है। पर्सन अपॉइंटेड बाय, किसने अपॉइंट किया? किसने अपॉइंट किया? पर्सन अपॉइंटेड बाय ई कॉमर्स ऑपरेटर, इको ने किया। पर्सन अपॉइंटेड बाय ई कॉमर्स ऑपरेटर, पर्सन अपॉइंटेड बाय ई कॉमर्स ऑपरेटर क्यों अपॉइंट किया? टू पे टैक्स ऑन, टू पे टैक्स ऑन इट्स बिहाफ। अमेजन ने मुझे अपॉइंट किया, बयानी जी आप मेरे बिहाफ में टैक्स दे दीजिएगा, क्योंकि मैं तो बाहर हूं, आप इंडिया में हो, आप मैं आपको अपना रिप्रेजेंटेटिव बना रहा हूं, आप मेरे बिहाफ में टैक्स देते रहिएगा। तो भैया मुझे भी कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। मैं अगर गुड्स की सप्लाई कर रहा हूं अमेजन के थ्रू, मुझे कराना पड़ेगा। अमेजन ने मुझे अपॉइंट किया कि अमेजन के बिहाफ में मैं इंडिया में टैक्स दूंगा, तो मुझे जीएसटी में जाके रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। बोला ओके सर। ई कॉमर्स ऑपरेटर, अभी तक तो दूसरों की बात हो रही थी, अब ई कॉमर्स की खुद की बात आ गई कि ई कॉमर्स ऑपरेटर को भी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। ई कॉमर्स ऑपरेटर हु आर रिक्वायर्ड टू कलेक्ट टैक्स, इसे कहते हैं टीसीएस। यानी कि ई कॉमर्स ऑपरेटर को टैक्स कलेक्ट करना पड़ता है, टैक्स कलेक्ट करना पड़ता है अंडर सेक्शन 52, 51 में टीडीएस, 52 में टीसीएस। तो इको हु आर रिक्वायर्ड टू कलेक्ट टीसीएस, ई कॉमर्स ऑपरेटर जिनको टीसीएस कलेक्ट करना है, टीसीएस कलेक्ट करना है, टैक्स कलेक्ट करना है, तो भैया पहले तो अपने आप को कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन कराओ। ठीक है ना? इको पे टैक्स, इको पे टैक्स अंडर आरसीएम 9 सबसेक्शन 5 स्पेसिफिक सर्विस। इसमें कौन कौन आ गया था? HAT आ गया था, और अभी नया नया जोमेटो और स्विगी भी आ गया है इसमें, कल ही बताया था ना। ओ प्रत्यांशी, कैसा हुआ? सब अच्छा हुआ? पेपर मजा आया? दादा ने जो पढ़ाया सब कुछ आया? चलो अब जल्दी से एग्जाम खत्म हो गया, ज्वाइन करो। इको यानी कि अमेजन को भी यहाँ उनको टैक्स कलेक्ट करना है, तो अमेजन को भी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। 9(5) में बताया था ना, होटल, मेक माई ट्रिप टू नागालैंड, ओला, उबर, MMT, अर्बन लैडर, स्विगी, जोमेटो, उनको भी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। ठीक है ना? फिर टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, डिडक्टर, टीडीएस डिडक्टर, अगर मुझे टीडीएस डिडक्ट करना है अंडर सेक्शन 51 में, तो मुझे भी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। यानी कि टीसीएस भी आ गया और टीडीएस वाला भी आ गया। अगर मैं टीसीएस कर मैंने टैक्स कलेक्टेड सोर्स कर रहा हूं, मुझे रजिस्ट्रेशन कराना है। मैं टैक्स डिडक्टेड सोर्स कर रहा हूं, मुझे रजिस्ट्रेशन कराना ही पड़ेगा। सब फंस गए, सब फंस गए, सब फंस गए। फिर एजेंट को भी रजिस्ट्रेशन कराना। किसको? एजेंट को भी रजिस्ट्रेशन कराना। एजेंट कौन सा एजेंट? वही शेड्यूल 1 वाला एजेंट
जो मैंने आपको सेक्शन 7(1) सब सेक्शन सी में सिखाया था, प्रिंसिपल एजेंट। समझ गया? एजेंट याद है ना, प्रिंसिपल टू एजेंट, एजेंट टू प्रिंसिपल। तो जो एजेंट भी अपने इनवॉइस पे अगर रेज करता है तो बोलता है एजेंट, वट एवर नेम कॉल्ड, डिल्क एजेंट, ब्रोक एजेंट, है ना तेना एजेंट होना तुमको रजिस्ट्रेशन करा लेना पड़ेगा। एनी पर्सन who is liable for payment of tax अंडर आरसीएम। सेक्शन 23 याद है आपको? सेक्शन 23 में बोला कि अगर मैं एक्सक्लूसिव वही सर्विस देता हूं जो आरसीएम में है तो मैं रजिस्टर नहीं कराऊंगा, क्योंकि आरसीएम वाला टैक्स देगा। तो अगर मैं एक बंदा हूं, ठीक है ना, और मुझे टैक्स देना पड़ रहा है किसमें, आरसीएम में। सप्लाई तो एडवोकेट ने की, पर फंस गया मैं, मुझे रजिस्ट्रेशन कराना, क्योंकि मुझे टैक्स देना है तो रजिस्ट्रेशन तो कराना ही पड़ेगा, टर्नओवर को देखने की जरूरत ही नहीं है। लास्ट तुम्हें एक चीज तो लास्ट में आपको पता ही होता है, लास्ट वाला आइटम क्या होता है? लास्ट वाला क्या होता है? नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट। ये अगर याद हो गया ना, जिंदगी बन जाएगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। और नॉलेज और भी बढ़ा दूं। देखो, ये जो ऑनलाइन वाले हैं ना, ये लोग GSTR 5 पे फाइल करते हैं। ISD वाले ना GSTR 5 फाइल करते हैं। और ये जो TCS वाले हैं ना, GSTR 8 फाइल करते हैं। TDS वाले GSTR 7 फाइल करते हैं। देखो, तो अब आपके मन में आएगा कि सर 1 2 3 कौन हुआ? देखो, जो GSTR 1 और 3 भी है ना, जनरल जो लोग हैं मेरे जैसे लोग, वो लोग यही फाइल करते हैं। और 4 कौन फाइल करता है? 4 कौन फाइल करता है? अंडर सेक्शन 10 वाले फाइल करते हैं, कंपोजिशन वाले। देखो, GSTR का सारा नाम तुमको याद कर दिया, सोच सकते हो तुम। आरसीएम मतलब रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, कल से पढ़ रहा हूँ फिर भी आरसीएम पूछ रहा है, नालायक कहीं का। तू जा बेटा हरिद्वार जा, तुमसे ना हो पाएगा, हरिद्वार में डुबकी लगा के आ। पूरी क्लास में आरसीएम 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 चल, बोलता आरसीएम का मतलब एब्सेंट माइंडेड है क्या? कुछ लेते क्यों नहीं, सिंकारा लो। सही कहा ना इसको एकदम। आज एक बात बताओ, देखो सारा जीएसटी तुमको बता दिया। अगर मैं एक नॉर्मल डीलर हूं तो मैं सबसे पहले नॉर्मल, जो मैक्सिमम लोग कौन सा रिटर्न फाइल करते हैं, GSTR 1 एंड 3 भी, 2 तो नहीं है, 1 एंड 3 भी। 4 कौन फाइल करता है? जो कंपोजिशन स्कीम में जाता है। 5 कौन फाइल करता है? OIDA। 5 कौन फाइल करता है? 5 नहीं लिखा ना मैंने, नहीं सर 5 नहीं लिखा, सॉरी। ये GSTR 5 फाइल करते हैं। 5 कौन फाइल करता है? NRTP करता है। 6 कौन करता है? 5 पे कौन करता है? OIDAR करता है। 6 कौन करता है? इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर करता है। TDS वाले क्या करते हैं? 7 करते हैं। TCS वाले क्या करते हैं? 8 करते हैं। एनुअल रिटर्न है 9 में, 10 में है आपका फाइनल, और 11 में है यूनिक आइडेंटिफिकेशन। खत्म, ये लो। अब एक बार देख लो, रीड कर लो। पहला, अगर आप इंटरस्टेट नॉर्मल करो, इंटरस्टेट सप्लाई गुड्स करते हो, कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन, उसमें एक्सेप्शन है, CTP अगर हैंडीकैप गुड्स की करता है। दूसरा, और सर्विस के लिए क्या है सर, वो तो 20 लाख के ऊपर है। फिर दूसरा क्या है? कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। तीसरा क्या है? नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन। ऑनलाइन इंफॉर्मेशन डेटा एसेस रिट्राइवल, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, पर्सन सप्लाइंग थ्रू इको, इको के थ्रू सप्लाई करूंगा गुड्स तो मुझे रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। पर्सन अपॉइंटेड बाय यू, विक्रम बियानी को अगर इको ने अपॉइंट कर दिया कि उनके बिहाफ में मुझे टैक्स देना, मुझे करना पड़ेगा। अगर कोई भी जो TCS कलेक्ट करता है या 9(5) में जो सर्विस है, उनको कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, ठीक है ना। फिर क्या है? एजेंट,
भाई वॉट एवर नेम कॉल्ड, एजेंट हूं तो मुझे सप्लाई करना पड़ेगा। मेरा टर्नओवर नहीं है पर आई एम फॉल अंडर आरसीएम, यानी कि सप्लायर कौन है अभी और रिसिपेंट कौन है मैं। सप्लायर अभी है पर वो जो सप्लाई कर रहा है वो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में फॉल कर गया, यानी कि मुझे जीएसटी देना है तो मुझे रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। आईएसडी में 6 चैप्टर। कोई अगर तुम अभी किसी से बोलोगे ना कि मुझे रजिस्ट्रेशन का सेक्शन तीनों याद हो गया, 22 23, 22 में क्या है लाइबल, 23 में क्या है, 24 में क्या, और तुम अगर गलती से उसको बोल दो कि मुझे जीएसटीआर का नंबर भी याद हो गया और किसको कौन है, वो तुमको बहुत मारेगा, बोला मजाक कर रहा है, मजाक कर रहे हो। तो मार क्यों रहे हो, मजाक भी तो तुमने चालू किया ना, मजाक कर रहे हो। रजिस्ट्रेशन तुमको याद हो गया, स्टेट का नाम याद हो गया, नॉन लाइबल कंपल्सरी तुमको 12 पॉइंट याद हो गया, जीएसटीआर का सारा सेक्शन याद हो गया, जीएसटीआर का नंबर कौन का, हाँ याद हो गया। 103 भी नॉर्मल सबको ही फाइल करते हैं। 4 में सेक्शन 10 वाला फाइल करेगा कंपोजिशन वाला, 5 में कौन करेगा, 5 में विदेशी मैडक करेगा एनआरटीपी, 6 में कौन करेगा इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर हेड ऑफिस करेगा, 7 में कौन करेगा टीडीएस वाला करेगा, 8 में कौन करेगा टीसीएस वाला करेगा, 9 में तो सबको करना एनुअल रिटर्न है। खुद सोच के देखो, खुद सोच के देखो, ज्यादा दिमाग लगाने के लिए तो खुद सोच के देखो, आपको तुरंत पता चल जाएगा। जाया बोलो अंकित, अंकित ऑल थिंग्स। नहीं, ट्रांजेक्शन की कोई लिमिट नहीं होती यार से। जाके रितम से तुम्हें भी मजा आ रहा होगा। सेक्शन 25, सेक्शन 25, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, एवरीबॉडी लिसन प्रॉपर्ली, वेरी इंपॉर्टेंट। मान लो ये अभी है, अभी ने एक बिजनेस चालू किया और उड़ीसा में है और ये लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन हो गया क्योंकि इसका एटीओ 20 या 40 के ऊपर हो गया तो लाइबल हो गया। किस दिन लाइबल हुआ, 10th ऑफ जुलाई 2023 को यह लाइबल हो, ठीक है। लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन हो गया 10th ऑफ जुलाई 2023 को, ओके सर, लाइबल, ठीक, लाइबल हो गया तो रजिस्ट्रेशन तो कराना पड़ेगा। तो रूल बुक के हिसाब से एप्लीकेशन करना है इसको, ऑनलाइन, सब कुछ ऑनलाइन होता है, एप्लीकेशन करना है इलेक्ट्रॉनिकली, पोर्टल में जाके इलेक्ट्रॉनिकली एप्लीकेशन, एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन,
विद इन 30 डेज, ये नियम है। 30 दिन के 30 डेज फ्रॉम डेट ऑफ लाइबल। ये हमेशा याद रखना, इतना कॉमन सेंस तुम में होना चाहिए। डेट ऑफ लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन, ये कह रहे हैं कि 30 दिन के भीतर ही आपको एप्लीकेशन कर देना पड़ता है। रूल बुक के हिसाब से कितने दिन के भीतर आपको रजिस्ट्रेशन कर देना चाहिए? 30 दिन के भीतर आपको रजिस्ट्रेशन कर देना चाहिए। आप लाइबल हुए 10 जुलाई को, तो वहां से 30 दिन के भीतर लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन, जब लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन वहां से 30 दिन में, तो क्वेश्चन यहीं से निकल के आ गया। क्या आपने 30 दिन के भीतर एप्लीकेशन कर दिया? यस सर कर दिया। नहीं सर नहीं किया। कर दिया। कब किया? 10 जुलाई को है, तो आपने एप्लीकेशन कर दिया, मान लो 28 जुलाई 2023 को आपने एप्लीकेशन कर दिया। नहीं किया आपने, 30 दिन में नहीं किया, पर किया तो सही। कब किया? आपने एप्लीकेशन किया 10 सितंबर 2023 को, 30 दिन के कई दिनों बाद। ठीक है, इनको ग्रांट भी हुआ, एप्लीकेशन किया तो ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन भी तो होगा। डिपार्टमेंट बेसिकली 7 दिन में ग्रांट करते हैं, पहले 3 दिन था, अब 7 दिन हो गया है। तो इसको ग्रांट हो गया 3 अगस्त 2023 को, और इसको ग्रांट हुआ 15 सितंबर 2023 को ग्रांट हो गया। ठीक, यहां से क्वेश्चन बनेगा कि ग्रांट हो गया तो इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन कब है? इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन बहुत बड़ा क्वेश्चन है। तो पहले केस में आपने 30 दिन के भीतर एप्लीकेशन किया, दूसरे केस में आपने 30 दिन के भीतर एप्लीकेशन नहीं किया। तो रूल बुक क्या कह रहा है? रूल बुक कह रहा है कि इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या होगा। इस केस में अगर 30 दिन से आपने कर दिया तो इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन हो जाएगा आपका, यानी कि किस दिन से माना जाएगा रजिस्टर हो गए? 10 जुलाई 2023, यानी कि जिस दिन लाइबल हुए थे उसी दिन से आपका इफेक्टिव हो जाएगा। अगर आपने लाइबल से 30 दिन के भीतर कर दिया एप्लीकेशन, तो आपका इफेक्टिव कब से मान लिया जाएगा रजिस्ट्रेशन? जिस दिन से आप लाइबल हो। आपने एप्लीकेशन 28 को किया, ग्रांट 3 को हुआ, पर इफेक्टिव कब से माना जाएगा? जिस दिन आप लाइबल हो। और अगर आपने 30 दिन के भीतर नहीं किया, इफेक्टिव कब माना जाएगा? इफेक्टिव माना जाएगा जिस दिन आपका ग्रांट हुआ उस दिन से। तो पांडा तो पागल हो गया होगा, पांडा बोले अब तो मेरे तो मजा हो गया, मैं तो 30 दिन के भीतर करूंगा ही नहीं। मैंने बोला क्यों नहीं करेगा भाई? बोला जिस दिन नहीं करूंगा तो जिस दिन ग्रांट होगा वहां से रजिस्टर हो जाऊंगा। तुमको लग रहा है इसका नुकसान क्या? वो जानो। तुम सोचो, 10 जुलाई तक तुम रजिस्टर नहीं थे, 10 जुलाई के बाद आप लाइबल हो गए, आपने 28 जुलाई को किया। बोला किया ना? बोला हाँ। अब तुम सोचो, यहां से लेके 28 जुलाई तक आपने सप्लाई किया होगा, रुका थोड़ी होगा। 28 जुलाई तक आपने जिस दिन से सॉरी सॉरी आपने 10 जुलाई से लेके 3 तारीख तक तो सप्लाई किया होगा ना? बोला हाँ सर सप्लाई तो किए है ना, सप्लाई थोड़ी रोके होंगे। हाँ, तो ये जो सप्लाई आपने किया, अगर इफेक्टिव डेट 10 जुलाई हो गई, तो आपका यहां से लेके 3 तारीख तक जो सप्लाई किया वो जेन्युइन सप्लाई हो गई, और यहां पे आपको आईटीसी का बेनिफिट भी मिलेगा। और अगर आपने 30 दिन में नहीं किया, तो यहां से लेके यहां तक की जो सप्लाई हुई वो तो सप्लाई नहीं है, नो आईटीसी। तो कौन सा बेटर है? 30 दिन के भीतर अपने आपको आपको क्या करना चाहिए? अपने आप को रजिस्टर करवा लेना चाहिए।
आ, नहीं, कोई फाइन नहीं लगेगा बेटा। अंकित दादा, इस हिसाब से तो हाँ, एक रजिस्ट्रेशन तो करवा ही लेना। आगे बढ़े। ये तो बहुत कुछ आपने कर लिया है। आपको एक बात बताऊं, है जो भी आप कर रहे हो उतना लोग रेगुलर में भी नहीं करते हैं। जितना अभी आप डिस्कस कर रहे हो रजिस्ट्रेशन का, उतना लोग रेगुलर में भी नहीं करते। आपको मजाक लग रहा होगा, लग रहा सर बड़ाई करे, नहीं बड़ाई नहीं, मेरी औकात ही नहीं है उतनी कि मैं 2500। ध्यान रखना, वन रजिस्ट्रेशन, एक रजिस्ट्रेशन कराना है पर स्टेट, एक स्टेट में एक रजिस्ट्रेशन चलेगा। और अगर मेरा मेरा बंगाल में एक प्रिंसिपल प्लेस और 4 मेरी ऑफिसेज हैं, तो मैं चारों को रजिस्ट्रेशन नहीं कराना, एक को ही कराने से हो जाएगा। प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस को रजिस्टर करा जाएगा, क्योंकि दूसरे को कराऊंगा तो डिस्टिंक्ट पर्सन बन जाऊंगा। मुझे ये भी तो ध्यान रखना पड़ेगा ना। वन रजिस्ट्रेशन पर स्टेट होता है, सेपरेट रजिस्ट्रेशन कराना है। सर मुझे सेपरेट रजिस्ट्रेशन कराना, आ बैल मुझे मार, आ बैल मुझे मार, आ बैल मुझे मार, अलाउ। क्या तुम सेपरेट रजिस्ट्रेशन कराओगे? लाइबल होने पर 30 दिन के अंदर रजिस्ट्रेशन करना और ना करने। बेटा अगर आप करने का प्रॉफिट से क्या लेना देना है? आप जो 30 दिन के भीतर अगर सप्लाई कर लोगे तो इफेक्टिव किस दिन से माना जाओगे? जिस दिन से लाइबल हुए। तो लाइबल से लेके ग्रांट के बीच में तुमने जो भी सप्लाई की है, उस सप्लाई का तुमको आईटीसी मिलेगा। और अगर तुमने नहीं किया, आपका यहाँ पे इफेक्टिव क्या हुआ? 15/9, 10 जुलाई को लाइबल में, इफेक्टिव 15/9 है। इसके बीच में जो भी सेल हुआ उसका कोई आईटीसी, उसका सप्लाई का आईटीसी, परचेज का आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। आप इस दौरान सप्लाई करोगे ना, आप रिसिपेंट हो, आपने परचेज किया, आप रजिस्टर मान लिए गए हो, तो आपको आईटीसी मिलेगा। पर उस केस में क्या, सेकंड केस में आपको 15/9 को इफेक्टिव हो रहा है, तो 10 जुलाई से लेकर 15/9 के बीच में जो आपने एक्विजिशन किया होगा, जो रिसिपेंट रिसीव किया होगा, इनवर्ड सप्लाई के ऊपर आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। सोच लो कितना बड़ा नुकसान है आपको। आप खुद सोचो ना कितना बड़ा नुकसान है। यही तो आपको समझना है, नुकसान क्या है ये देख लो आप। एक दूसरी बात, वन रजिस्ट्रेशन पर स्टेट, एक स्टेट में एक ही रजिस्ट्रेशन कराना। सेपरेट रजिस्ट्रेशन कराओगे, करा सकते हो, पर कराना है क्या सेपरेट रजिस्ट्रेशन? सेपरेट रजिस्ट्रेशन कराना है क्या? नहीं सर, नहीं कराना। पागल हो गए क्या? तो डिस्ट्रिक्ट पर्सन बन जाएंगे, अपना दुकान से, गोडाउन से दुकान भी भेजेंगे तो जीएसटी लग जाएगा। जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर, जीएसटीआईएन बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? जीएसटीएन, जीएसटीआईएन ऑफ एप्लीकेंट। मेरे मैं हूं एप्लीकेंट। अभी आपको एक चीज समझ जानी चाहिए, आप आज के टाइम में किसी भी दुकान में जाते हो, बोर्ड पे ही लिखा रहता है जीएसटी नंबर, लिखा रहता है ना। क्यों लिखा रहता है? क्योंकि क्या कहता है, जीएसटी एप्लीकेंट ऑल्सो, अब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, हैज टू बी डिस्प्लेड, हैज टू बी डिस्प्लेड ऑन द, कहां पे? ऑन द नेम बोर्ड। आपका जो बोर्ड बनाया हुआ है दुकान के सामने, आपको
ये शौक से नहीं लिखते हैं कि हर दुकानदार अपने बोर्ड के नीचे लिख देता जीएसटीएन नंबर, क्योंकि रूल कहता है कि जीएसटीएन ऑफ द एप्लीकेंट हैज टू बी डिस्प्ले ऑन द साइन बोर्ड। साइन बोर्ड कहां पे रहता है भैया? साइन बोर्ड कहां पे रहता है, कहां पे शो होता है? एग्जिबिटेड, है ना? एग्जिबिटेड कहां करते हो आप? बोला सर एग्जिबिटेड हम करते हैं, एग्जिबिटेड एट एंट्री। एंट्री के समय हम साइन बोर्ड लगाते हैं, वहां पे जीएसटी नंबर डिस्प्ले हो जाना चाहिए। हर बिजनेस का आप देखना मिल जाएगा आपको। देखो 25(3) है वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन, इसको मैं कहता हूं आ बैल मुझे मार, आ बैल मुझे मार, अरे आ बैल मुझे मार। बोला सर क्यों ऐसा बोल रहे हैं? और नहीं तो क्या, आप वॉलेंट्री कौन कराता है? स्वेच्छाकृत। आप लाइबल नहीं हो 22 में, नॉट लाइबल अंडर सेक्शन 22 और अंडर सेक्शन 24। ना तो आप लाइबल हो ना कंपलसरी में फॉल करते हो, फिर भी बोला मुझे रजिस्ट्रेशन कराना है, तो भैया इसको आवेल मुझे मारी तो बोलते हैं ना। जब तुम लाइबल नहीं हो, कंपलसरी भी तुमको नहीं कराना है, तो जब ये दोनों ही नहीं कराना है तो फिर तुम क्यों करवा रहे? कराते आप मान लीजिए जब रजिस्टर हो, पूरा प्रोसेस और प्रोसीड्यूर रिटर्न सब फाइल करना पड़ जाएगा, तो मैं क्यों रजिस्टर का भगवान मालिक है, क्या बता। और उसके बाद अगर आपको याद होगा 25(4) में डिस्टिंक्ट पर्सन जो पहली क्लास में, डिस्टिंक्ट पर्सन जो मैंने पहली क्लास में सिखाया था वो यहीं पर डिफाइंड है। चेन बन रही है अब। दादा जैसे बैंक के एटीएम हर जगह होते हैं, तो अगर कोई पर्टिकुलर जगह पे सिर्फ एटीएम है तो उसका जीएसटी डिस्प्ले कहा, वो प्लेस ऑफ बिजनेस हो गया, करना पड़ेगा, ठीक है ना। ये 25 सबसेक्शन 4 सबसेक्शन 5 डिस्टिंक्ट पर्सन पढ़ाया था। और बोलो। हाँ, वो आईटीसी के लिए ही कराता है लोग, और किसके लिए कराएगा? आईटीसी लेने के लिए वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन कराता है। जस्ट इमेजिन द रजिस्ट्रेशन, जस्ट इमेजिन द रजिस्ट्रेशन का कॉन्सेप्ट। 22 लाइबल, 23 नॉट लाइबल। किसान, वो जो बंदा आरसीएम में सप्लाई करता है उसको देना ही नहीं है। आप नॉन टैक्सेबल एक्सक्लूसिव नॉन टैक्स एग्जाम करते हो, करना ही नहीं है। कंपलसरी में 12 पॉइंट आ गए, 25 में आपको पता चल गया कितने दिन में करना है, 30 दिन में करना है, करने से क्या होगा, नहीं करने से क्या होगा। 1 स्टेट 1 रजिस्ट्रेशन है, मल्टीपल भी कर सकते हो। जीएसटीएन को आपको डिस्प्ले करना है, फिर आपका वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन है, और 4 और 5 में डिस्टिंक्ट पर्सन है। खत्म हो गया। और ट्रस्ट मी एवरीथिंग फिनिश। इसके बाद तो पैन नंबर ये नंबर है, वो तो बकवास है। सेक्शन 26 हो सकता है जब आप रजिस्ट्रेशन चैप्टर खोले तो आपको कुछ पढ़ना ना पड़े, हो सकता है क्या 100%। अब तो आप रजिस्ट्रेशन चैप्टर में जब जाओगे तब आपको कुछ भी नहीं पढ़ना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन में। तुमको ये लगेगा, मैं तुमको बोलूंगा ओपन पे इंट्रोडक्शन का लेक्चर नंबर 5, रजिस्ट्रेशन पहले पढ़ो, फिर मैथ देखेंगे, टिक 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 टिक, खाली एग्जाम्पल देखेंगे। सेक्शन 26 को कहते हैं डीम्ड रजिस्ट्रेशन। एकदम सिंपल सा सोचना, मतलब अच्छी नहीं करना है। एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट दे देता हूं। ये एक बंदा है, ये बंदे ने अपने आप को रजिस्टर करवाया। कहां रजिस्ट्रेशन करवाया? वेस्ट बंगाल में।
वेस्ट बंगाल में रजिस्ट्रेशन कराया, इसका मतलब क्या हुआ? एसजीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाया, स्टेट में रजिस्ट्रेशन कराया एसजीएसटी में। दादा डिस्टिंक्ट पर्सन को अगर परचेस प्राइस पर बिल दे दिया, नहीं नहीं नहीं, परचेस प्राइस पे कैसे बिल दोगे? वैल्यूएशन रूल है वहां पे, थोड़ी है। आपने क्या किया? रजिस्ट्रेशन कराया कहाँ? एसजीएसटी में। मैं यहां तो रजिस्ट्री में कराऊंगा। बोला हाँ सर। तो जैसे आपने रजिस्ट्रेशन कराया एसजीएसटी में, इसको इसको बोलते हैं deemed to be registered, deemed to be registered under CGST। खत्म हो गया मामू, खत्म हो गया। मैंने एक जीएसटी में रजिस्टर करा तो ड्यू टू रजिस्टर जीएसटी। सेक्शन 27 क्या है? थोड़ा बहुत तो हिंट्स तो मैंने आपको दे ही दिया था। स्पेशल प्रोविजन फॉर CTP and NRTP, CTP and NRTP, वही कैजुअल टैक्सेशन। बरसाती मैडम भैया कौन है? पहले डेफिनेशन, 5 दिन के पहले आपको रजिस्ट्रेशन करा लेना पड़ेगा, एडवांस पेमेंट दे देना पड़ेगा। सेक्शन ये वही है, स्पेशल प्रोविजन है। सेक्शन 28 amendment in registration, amendment in registration, amendment in registration, ये क्या है सर? अभी बताता हूँ। ये स्पेशल प्रोविजन अमेंडमेंट रजिस्ट्रेशन। अभी को अचानक बुखार हो गई, अभी को बुखार हो गई, डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर बोला इंजेक्शन लगवाना पड़ेगा। जैसे डॉक्टर उसका हाथ में इंजेक्शन लगाने गया, अभी चिल्लाने लग गया, ना डॉक्टर ना, ना डॉक्टर ना, ना डॉक्टर ना। तो डॉक्टर ने कहा भाई चिल्ला क्यों रहे? इंजेक्शन तो लग चुकी है पहले, इंजेक्शन तो लग गया, तो अब क्या चिल्ला रहे? इंजेक्शन से थोड़ी चिल्ला रहा हूं, मैं तो अपना जीएसटी रिवाइज कर रहा हूं। ये क्या है? हाँ मुझे जीएसटी रिवीजन चल रहा है मेरा। अच्छा हाँ, अमेंडमेंट इन रजिस्ट्रेशन का मतलब ये होता है ना डॉक्टर ना, यानी कि अगर चेंज इन नेम हो जाए, चेंज इन एड्रेस हो जाए, आपने जिस नाम से रजिस्ट्रेशन का वो चेंज हो गया, जब एड्रेस आपने दिया वो चेंज हो गया, या कोई नया पार्टनर आ गया, कोई पार्टनर की डेथ हो गई, किसी मेंबर की कोई रिटायर हो गया, या पार्टनर मेंबर, तो आपको अमेंडमेंट करवाना पड़ेगा। खत्म हो गया। और इसको कहते हैं, इसको हम लोग अपनी भाषा में कहते हैं कोड चेंजेस। क्या कहते हैं? कोड चेंजेस, कोड। ठीक है ना? और ये आपको क्या करना पड़ेगा, कैसे करना पड़ेगा? आपको एप्लीकेशन करना पड़ेगा इलेक्ट्रॉनिकली, इलेक्ट्रॉनिकली सब कुछ ऑनलाइन है। खत्म हो गया ना डॉक्टर ना। कभी भूलोगे ही नहीं तुम लोग ना डॉक्टर ना? नहीं सर अब नहीं भूलेंगे। ऐसे मैं आपको बता देता हूं, कुछ ये कोड चेंजेस, कुछ नॉन कोड चेंजेस भी होते हैं। वो क्या है सर? जैसे आपका फोन नंबर चेंज हो गया, बिना फोन नंबर के तो रजिस्ट्रेशन नहीं होता है ना।
आपने ईमेल आईडी चेंज कर दी, ईमेल आईडी चेंज कर दी, ठीक है ना, ठीक है, फोन नंबर ईमेल आईडी, फोन नंबर ईमेल आईडी। तो ऐसी सिचुएशंस में आपको नॉन कोड चेंजेस है, ठीक है भैया, चलेंगे, इनके लिए भी एप्लीकेशन करना पड़ता नहीं है, या खुद आ जाके पोर्टल पे कर सकते हो, इसके लिए कोई एप्लीकेशन नहीं, ये खुद कर सकते हो। सीधा आप जाना, पोर्टल पे जाना, पोर्टल पे जाके चेंज कर देना फोन नंबर, एक ओटीपी आएगा, ओटीपी डाल देना, फोन नंबर वेरीफाइड, ईमेल में लिंक आएगा, लिंक क्लिक कर देना, ईमेल वेरीफाइड, इंस्टेंटली आपका चेंजेस हो जाएगा। सेक्शन 29 कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। कई कारण है कैंसिलेशन के, तो अच्छा, कैंसिलेशन के कई कारण, हाँ, इसीलिए अपने को यहां पढ़ना पड़ेगा 29(1), 29(2), 29(3), 29(4) एंड 29(5। ओके, फिर आएगा सेक्शन 30, सेक्शन 30 रिवोकेशन। उम्मीद करता हूं आपने रजिस्ट्रेशन को लिटरली एंजॉय किया होगा। अगर आपको लग अब आपको जीएसटी प्रॉब्लम खत्म हो गई, अब आपको जीएसटी में प्रॉब्लम नहीं होगी। क्यों नहीं होगी जीएसटी में प्रॉब्लम? जीएसटी में से प्रॉब्लम होगी, जितनी टर्मिनोलॉजी जीएसटी की होती है ना, आप सब सीख। मैं रजिस्ट्रेशन वाला बड़ा गंदा प्रोविजन आ जाता है, हर जगह आता है रजिस्टर रजिस्टर, सारी टर्मिनोलॉजी आपने सीख ली, आईटीसी का लेफ्ट और राइट आप सीख गए। नेक्स्ट क्लास में टैक्स इनवॉइस, बिल ऑफ सप्लाई, रिटर्न का नाम तुमको अगर एक दो बार ट्राई करो, रिटर्न पूरा कंटेस्ट याद हो जाएगा। सेक्शन 37 से स्टार्ट होकर 40 एकदम याद होगा। जीएसटी 1, 2, 3 भी किसके लिए? जनरल के लिए। 4 किसके लिए? एनआर 4 किसके लिए? सेक्शन 10 वालों के लिए, कंपोजिशन वालों। 5 किसके लिए? एनआरटीपी के लिए। 5 किसके लिए? ओआईडीआर के लिए। 6 किसके लिए? इनपुट सर्विस के लिए। टीडीएस वालों के लिए 7 है, टीसीएस वालों के लिए एनुअल रिटर्न 9 है। खत्म हो गया आपका। चलिए, थैंक यू वेरी मच, एंजॉय करिए, लास्ट सेशन कर लीजिए एंड फिर जीएसटी स्टार्ट करिए, फिर देखो मजा, फ्री होके पढ़ोगे। वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2 600 पढ़ने का है, एकदम झरझर झरझर पढ़ोगे। लगे एक एक दिन में ऐसा भी हो सकता है एक दिन में 50 पेज खत्म हो गए, पता ही नहीं चला 50 पेज हो गए, 1-1.5 घंटा में 50 पेज। क्या बोल रहे हैं? हाँ, न रटना है न कुछ करना, पर हाथ जोड़ के बोल रहा हूं, जो लिखा है वो कंटेस्ट याद कर लो, 2 बार पढ़ लो, 3 बार पढ़ लो, माइंड में सेट कर लो और समझ लो यही जीएसटी है, बस यही जीएसटी। चलिए, थैंक यू वेरी मच।